पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब जो है जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द वाइब्रेशन, दैट मीन्स की अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़े, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। थर्ड यूनिट होगा हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन, या इसी को हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन बोलते हैं। या इसकी जो है फोर्स्ड वाइब्रेशन की शादी हुई तो दो बच्चे, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये दोनों को ही, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड दोनों को ही इसी थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे बेटा, इसी दोनों को थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट में जैसा कि अभी हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, ये जो फोर्थ यूनिट है आपका, फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट वेयर द motion of any object is to be defined or specified with the help of number of coordinate. If number of coordinate is 1, to define the motion of a object, motion of the vibrating body, then it is called single degree of freedom. और यदि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इज 2 और मोर देन 2, देन इट इज कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरह से यदि 3 हो जाएगा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 यदि है तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये हमारा फोर्थ यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि ये तो फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ लेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिफ्थ यूनिट में क्या पढ़ेंगे, नॉइज एंड इंजीनियरिंग। ठीक है ना, कि नॉइज कोई पसंद नहीं करता है। आदमी आज के समय में हर आदमी बोलना पसंद करता है, सुनना कोई पसंद ही नहीं करता है। ये तो हम जैसे मास्टर लोग सौभाग्यशाली हैं और आप जैसे होनहार बच्चे हैं कि जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। नहीं तो आप देखते हैं आजकल कोई सुनना पसंद नहीं करता, हर आदमी बोलने के लिए ललायत है। ठीक ना, और आप कहीं भी चले जाइए शहर में, जितना भी आप कोचिंग वगैरह देखेंगे सब जगह स्पीकिंग कोर्स है। कहीं पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कहीं जर्मन स्पीकिंग कोर्स है, कहीं उर्दू स्पीकिंग कोर्स, कहीं हिंदी स्पीकिंग कोर्स, लिसनिंग कोर्स कहीं नहीं। ठीक है ना, तो फिफ्थ यूनिट जो है हमारा है, फिफ्थ यूनिट में नॉइज इंजीनियरिंग। बेसिकली नॉइज इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू कंट्रोल दी नॉइज। ठीक है, तो आइए अब फिफ्थ यूनिट का इंट्रोडक्शन हम दे दिए, तो अब फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट थोड़ा सा आप समझे हम लोग। थर्ड यूनिट में जो है जैसा कि हमने बताया कि इसका नाम है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, इसी को हम लोग हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन भी कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। बेसिकली एक्साइटेड मतलब क्या होता है कि आप किसी के घर जाते हैं, समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। आप एक बार दरवाजा नॉक कर दिए, अब आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि हाँ हमने दरवाजा नॉक कर दिया है या रिंग कर दिया है तो सामने वाला दरवाजा खोलेगा। ठीक है, लेकिन आप पेशेंस खो दिए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप सोचते हैं कि जल्दी से दरवाजा सामने वाला खोल दे, उस कंडीशन को ही हम लोग एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक ना, और चूंकि हार्मोनिकली आप रिपीटेड बार बार बेल बजा रहे हैं, ठीक ना, बार बार किसी को इरिटेट कर रहे हैं या बार बार कोई काम कर रहे हैं, जैसे सिलेंडर पिस्टन की बात करें, क्रैंक रॉड की बात करें, कनेक्टिंग रॉड की बात करें, वो बार बार ऑस्किलेट हो रहा है, बार बार मूव कर रहा है, बार बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड हार्मोनिकली। ठीक ना, आफ्टर एन इक्वल इंटरवल इट इज रिपीटिंग, तो हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। तो आई थिंक कि अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फोर्स्ड वाइब्रेशन को टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। यहां तक किसी कोई डाउट बेटा? रजत, किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? चलिए अच्छी बात है। संस्कार, संस्कार कुमार गुप्ता जी, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब थर्ड यूनिट जिसका नाम हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन, और इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में टॉपिक कौन कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन पढ़ेंगे, उसकी इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक ना। और इक्वेशन ऑफ एक्साइटेड हार्मोनिक वाइब्रेशन निकालने के बाद उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कहें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेस। उसके बाद हम लोग एक्साइटेशन ड्यू टू रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस मास पढ़ेंगे। उसके बाद वाइब्रेशन आइसोलेशन पढ़ेंगे, फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशन या सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जिससे कि हम लोग वाइब्रेशन मेजर करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। खास करके अर्थ की वाइब्रेशन, जो अर्थ क्वेक आता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, एक अपने आप में वाइब्रेशन है। तो उसको मेजर करना है हमें विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्रिटिकल स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना, व्हीलिंग मोशन, ठीक है ना, उसकी डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए वर्टिकल लाइट फ्लेक्सिबल शाफ्ट विद सिंगल रोटर, ठीक है ना, और उसमें भी विद एंड विदाउट जो है डैम्पिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड जो हम लोग कॉन्सेप्ट वो किए थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट कैरिंग मल्टीपल डिस्क, सिंगल डिस्क, मल्टीपल डिस्क विथ डैम्पिंग एंड विदाउट डैम्पिंग, दोनों कंडीशन हम लोग यहाँ पर लेकर के पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड पढ़ेंगे कि क्रिटिकल स्पीड कैसे किसी शाफ्ट को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड हाउ वी कैन अवॉइड द मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट, एंड जो है वी कैन रिड्यूस, हाउ वी कैन एलिमिनेट और रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ ए शाफ्ट without addition of any mass in the system, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा सिलेबस देखने के बाद आगे बढ़े हम लोग, तो हम चूंकि इसको बार बार बता चुके हैं, ठीक है ना, कि जो वाइब्रेशन का दो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है यूजफुल कॉन्सेप्ट और हार्मफुल कॉन्सेप्ट। यूजफुल है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि हार्मफुल है तो वी हैव टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। unless until we do not reduce the vibration of machine element, then it may be dangerous for the company, or even for the worker, operator, and even for the machine itself. अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम एक बार जो है इसको मार करके छोड़ दिए, एक बार इसको जो है ढोल पीट दिए तो वेल एंड गुड, लेकिन बार बार यदि पीट रहे हैं तो यही फोर्स्ड वाइब्रेशन है। यू आर अगेन एंड अगेन जनरेटिंग दी वाइब्रेशन। जैसे ये मोटर है, ये देख करके आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि हाउ इट इज वाइब्रेटिंग ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ द पार्ट्स। देखिए यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो इसका नट बोल्ट यहाँ लूज हो गया है, और ये चूंकि लूज हो गया है और ये कंटिन्यूअस रन कर रहा है, तो ये जो जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, दिस वाइब्रेशन इज इटसेल्फ कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन और हार्मोनिकली एक्साइटेड वाइब्रेशन। बेसिकली दिस आल्सो कम्स अंडर डायनामिक वाइब्रेशन। बेसिकली इट इज डायनामिक वाइब्रेशन, ठीक है। उसी तरह से इस एक ब्रिज का एग्जांपल लीजिए। ब्रिज पे कभी जो है दिन में या 2-4 दिन में कभी एक बार ट्रक बस आ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन कंटिन्यूअस ट्रक और बस इसके ऊपर जो है जा रहा है, आ रहा है, तो इन दैट केस देयर विल बी वाइब्रेशन। अब हम लोग नेकेड आई से, अपने नग्न आंखों से, खुले आंखों से इस वाइब्रेशन को फील नहीं कर सकते हैं, बट अभी हमने डिस्कस किया सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, ये वाइब्रेशन आपको देखने मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। उसी तरह से गियर का भी कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, ये फैन का एग्जांपल हमने दिया है, मोटर का, शाफ्ट का, तो वहां पे क्या है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन है।
देयर इज कंटिन्यूअस वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन से हमें निजात पाना है तो फोर्स्ड वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, तभी हार्मफुल वाइब्रेशन को हम लोग यूजफुल वाइब्रेशन बोल पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसका हम कॉन्सेप्ट काफी समझा चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए, इसको हम पढ़ दे करके सुना देते हैं कि व्हेन सिस्टम इज इनिशियली डिस्टर्ब्ड, displacement, velocity and acceleration of the system begins to vibrate with a constant amplitude and frequency depends on its stiffness and mass, stiffness and mass। तो अब यहाँ पर क्या है, हम डैम्पर नहीं लिए हैं, डैम्पर लेते तो डैम्पिंग की भी बात आ जाती, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिस्टम इज इनिशियली डिस्टर्ब्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एंड सिस्टम स्टार्ट्स टू बिगिन vibrating with a constant amplitude and frequency depends on its stiffness and mass। ठीक है, उसी तरह फोर्स वाइब्रेशन के ऊपर जब आएंगे, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए सिस्टम, द सिस्टम विल फॉलो द फोर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। फिर से समझ लीजिएगा, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए सिस्टम, किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम पे, मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और continuously you are applying the force, then it will follow the force with the same frequency and with the time till you have applied the force। जब तक आप फोर्स लगाते रहेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जनरेट होते रहेगा। इट इज कॉल्ड बेसिकली फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा समझिएगा कि फोर्स्ड वाइब्रेशन किस तरह से होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा समझने के लिए बहुत अच्छा है कि स्प्रिंग भी है और डैम्पर भी है, इसके ऊपर मास है। अब ये क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको कई बार बताया है कि बाइक का शॉक एब्जॉर्बर याद कीजिए, आगे जो बाइक आगे हैंडल के पास जो शॉक एब्जॉर्बर लगा है, ठीक ना, शॉक एब्जॉर्बर में क्या है, स्प्रिंग और डैम्पर दोनों है। ठीक है, और ये मास है। आप नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा, रिएक्टिव फोर्स। आप ऊपर बैठे हुए हैं तो आप क्या हो गए, एक मासिव बॉडी हो गए। ठीक है, अब मास आपके बॉडी में है या गाड़ी के ऊपर सामान रखे हैं और ये नीचे नॉर्मल रिएक्शन से ये जो है वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए तो ट्रैक्टर पे आप बैठे होंगे तो फील कर पाते होंगे, कार में बैठेंगे तो फील नहीं कर पाएंगे, या कोई खटारा बस में बैठे होंगे तो ये वाइब्रेशन आप जो है कहीं ना कहीं फील किए होंगे। अब इनका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड विथ फ्रीक्वेंसी और ये फेज एंगल, तीनों का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है कि किस तरह से विद द टाइम, ठीक है ना, जो है फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड, ये मीन मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखिएगा। आप उसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू ए सिस्टम, द सिस्टम विल फॉलो द फोर्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, हाउएवर however uh, when the force of frequency is increased to the system's natural frequency, amplitude will dangerously increase। क्या पढ़े, when the force frequency is increased to the system natural frequency, that means कि हम ये आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि there are two types of frequency, there are two types of frequency।
ठीक है। तो जो है हम हमने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली, है ना। पहला कौन सा फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है सिस्टम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी ही फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्री वाइब्रेशन के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात लिखा है कि जब फोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू दी सिस्टम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो एम्पलीट्यूड डेंजरसली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और उसी फेनामेना को रेजोनेंस कहते हैं, उसी फेनामेना को क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, एक बचपन में जरूर कहानी सुने होंगे, कौन सी कहानी सुने होंगे आप, कि सैनिक को कदम ताल मिला करके किसी भी ब्रिज पे चलने से मना किया जाता है। ये ब्रिज है आपका, ठीक है ना, ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज है आपका। अब इस पे सैनिक चल रहा है, ठीक है ना। अब आप सुने होंगे, ठीक है ना, ये सैनिक को बोलते हैं कि भाई कदम ताल मिला करके मत चलो। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उसकी तो आदत में कदम ताल मिलाकर चलने की। लेकिन नहीं, कदम ताल जब मिला करके चलता है उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ब्रिज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और कदम ताल मिलाकर के जो सैनिक की अपनी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ताकत लगा रहा है ना, कदम ताल मिलाकर कौन चलेगा, जिसके अंदर ताकत रहेगी, तो अपनी फोर्स लगा रहा है। तो वह फ्रीक्वेंसी सैनिक की, आर्मी की और ब्रिज की मैच कर जाती है। जिस समय मैच कर जाती है या इंक्रीज कर जाती है उस समय एम्पलीट्यूड विल डेंजरसली इंक्रीज, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कैसे करेगा, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको एक लिमिट तक खींचेंगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन इतना कान पकड़ कर खींच देंगे तो वापस ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वही फिनोमेना जो है डेंजरस हो जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस और बीट फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट में, वो याद होगा आपको, ठीक है। तो ये रेजोनेंस याद रखिएगा कि व्हाट इज बेसिकली रेजोनेंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में फ्री वाइब्रेशन में एक इक्वेशन बताया था और वो इक्वेशन यही था, ठीक है ना। वह इक्वेशन को हम यदि फिर लिखना चाहें तो ये इक्वेशन था, हम यहाँ लिख करके बता रहे हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और इसको हमने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लेकिन यह इक्वेशन किसका था, इस इक्वेशन को समझिएगा, ये जो इक्वेशन है इतना, मतलब कि ये आधा, ठीक ना, ठीक ना। तो ये इक्वेशन कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द फ्री वाइब्रेशन, और इक्वल टू 0 हुआ करता था, याद होगा आपको। इक्वल टू क्या होता था, एम एक्स डबल डॉट, यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये जो है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन व्हेन द वाइब्रेशन इज फ्री, व्हेन द एलिमेंट्स आर फ्री टू वाइब्रेट, ठीक है। तो ये अपना कंडीशन हुआ करता था। अब आज के डेट में, आज के कंडीशन में ये देखते हैं कि ये क्या हो गया, फोर्स हमने लगा दिया, तभी तो हम फोर्स्ड वाइब्रेशन बोल रहे हैं। देखिए, वो पहले वाला क्या था, हार्मोनिक वाइब्रेशन था, फ्री हार्मोनिक वाइब्रेशन था। आज क्या है, फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन, ठीक है। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, बता सकते हैं कोई, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ये थोड़ा समझाना इस पार्ट को जरूरी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जो है आप लोग का समय लूंगा यहाँ पे, और जो है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
अब आई थिंक ये दिख रहा होगा आप लोग को, एक पेज काफी हमने लिया है, ठीक है। और इक्वेशन क्या था आपका, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है लगता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक ना। ये आई थिंक दिख रहा है सभी को, ठीक ना। अब ये एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, अब ये एक पार्ट हो गया, ठीक ना। अब इसका इक्वेशन आप निकाले थे क्या, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी निकाले थे, ठीक ना। ये रख करके और जब एक तो ये माने थे और दूसरा इक्वेशन क्या माने थे, x इक्वल टू, ठीक ना, u इंटू ई टू द पावर यू टी, ऐसा आप कुछ माने थे, u हटा भी सकते हैं आप, e इक्वल टू यू टी। इससे इक्वेशन सॉल्व करके जो है आप वाइब्रेशन निकाल फ्रीक्वेंसी निकाले थे, ठीक है। आज क्या हो गया है कि इक्वल टू की जगह पे क्या आ गया है, एफ टी आ गया है, क्या आ गया है दोस्त, एफ टी आ गया है, एफ टी मतलब फोर्स अप्लाइड। तो अब इक्वेशन क्या बन गया है आपका, देखिए यहाँ पर एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक ना। अब यहाँ पर दो पार्ट हो गया इक्वेशन का, एक ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक ना। इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, लिख सकते हैं। एफ ऑफ टी को आप एफ ऑफ टी को एफ नट ऑफ कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक ना। एट टाइम t इक्वल टू 0 फोर्स इज एफ नट, in that case we can write here f naught cos wt, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो दो पार्ट में ये ब्रेक होता था, याद कीजिए, दो पार्ट में ये ब्रेक होता था, ठीक है। यही इक्वेशन जो है आपका दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये इक्वेशन देखिए, दो पार्ट में ब्रेक होगा, तो एक फ्री वाइब्रेशन के लिए और एक फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए, एक जो है क्या बोलते थे, सी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा एक्स सी प्लस एक्स पी, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और ये क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो यही जो है चीज हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। यही हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश किए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी यदि डाउट है किसी को तो आप पूछ लीजिए बेटा। नहीं है डाउट किसी को, अब यहीं पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एम यू डबल डॉट कैसे आ गया, ठीक है ना। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है एम यू डबल डॉट कैसे आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हम सिर्फ x की जगह पे u डबल डॉट रखे हैं t के फॉर्म में, जैसे x इक्वल टू ई टू दावर यू टी मान लीजिए, तो देखिए तो डी एक्स बाई डी टी या x डॉट इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू ई टू दावर यू टी होगा कि नहीं, ठीक है। और उसी तरह से डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर को x डबल डॉट आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर इंटू ई टू दावर यू टी। यही यू स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब ये इक्वेशन लिखेंगे तो एम एक्स डबल डॉट को क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर ई टू दावर ई टी, ठीक है, प्लस सी एक्स डॉट, ठीक है ना,
ठीक है बेटा। तो ये जो है क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर ई टू द पावर टी, फिर ये सी यू इंटू ई टू द पावर यू टी और प्लस ये जो है के इंटू ई टू द पावर यू टी इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाएगा। तो ये बेसिकली एफ ऑफ टी आ जाएगा और ई टू द पावर ई टी क्या है, ये बेसिकली फंक्शन ऑफ यू टी है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर रखें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये ब्रेक किए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसीलिए हमने वेरी फर्स्ट डे आपको बताया था कि जब तक मैथ नहीं समझ में आएगा बहुत अच्छे से तो वाइब्रेशन समझ में आने से रहा। ठीक है ना, तो वाइब्रेशन समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मैथ भी समझ लें। ठीक है, मैथ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, हो जाएगा। तो अब इसको समझिए, ठीक है ना, ये समझ गए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी को हम यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन दिखाए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही आपका वाइब्रेशन है। ठीक है ना, ये बॉडी है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग विथ मास है और मास आफ्टर डिफ्लेक्शन है। ये जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, जब डिफ्लेक्शन होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिए हैं x और वेलोसिटी कितना लेंगे v। ठीक है, जिसको कि x डॉट लिखेंगे। ठीक है, आगे चल करके उसको क्या लिखेंगे x डॉट लिखेंगे। अब उसी इक्वेशन को यहाँ पर ब्रेक किए हैं हम। ठीक है ना, इक्वेशंस ब्रेक किए हैं जो हम आपको समझा रहे थे। ठीक है ना, इस इक्वेशन को अब आपको ब्रेक करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब इसको सिर्फ पढ़ाने से जो है मजा नहीं आएगा। इट वुड बी मोर बेटर कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है ना, कि कैसे ये आया। ठीक है ना, फिर ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ये आया। C1 C2 क्या है कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये होमोजेनियस इक्वेशंस का जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोल रहे थे, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन, तो उसके लिए ये दो इक्वेशन आया। ठीक है, और ये जो दो इक्वेशन है वो किसके लिए आया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना, ये जो दो इक्वेशन आया है आपका, ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, जनरल सॉल्यूशन के लिए, और ये इक्वेशन किसके लिए हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक चीज जो है थोड़ा सा समझते जाइए। यहाँ पर यही जो है लिमिट रख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब ये तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है ना, यहाँ तो मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और ये जो आपका स्क्वायर रूट के अंदर छोटा सा है गामा स्क्वायर माइनस 4m के, यहाँ पर गामा क्या है, ये डैम्पिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं उछल कूद कर रहा है, इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट है गामा। कई जगह हम लोग सी लिखते हैं और कई जगह गामा लिखते हैं, किसी किसी बुक में गामा लिया हुआ है, हम जिस बुक से भी लिए हैं वहां पे गामा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर जो पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर यदि सी के फॉर्म में लिखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 4m के है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट। ठीक है ना, यही यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही ट्रांजिएंट एंड एसटीडी स्टेट सॉल्यूशन डिराइव किए हैं। ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकल गया। फिर इसको ट्रांजिएंट सॉल्यूशन दैट मींस की कंडीशन बाउंड्री कंडीशन रख करके निकाले हैं। एंड फॉर दिस रीजन ओनली वी कॉल्ड द एसटीडी स्टेट सॉल्यूशन और फोर्स्ड रिस्पांस। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन का दी बेस्ट एग्जांपल जो है आपको यहाँ पर
मिल रहा होगा। ये जो है बेस्ट एग्जांपल है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, दिस इज द ओनली बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, अब ये ट्रांजिएंट सॉल्यूशन जो है आपका पेंडुलम के कंडीशन में भी है, ठीक है ना। तो विथ इंक्रीज इन द टाइम द एनर्जी पुट इनटू सिस्टम बाय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी is dissipated through damping force and the motion then becomes the response u of t of the system to the external force f naught cos omega t. Without damping the effect of the initial condition would persist for all time। ठीक है, अब ये इक्वेशन निकला है, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकला है। अब जो है ये फोर्स रिस्पांस का इक्वेशन निकाले हैं यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर r इक्वल टू दिस मच एंड cos डेल्टा इक्वल टू दिस मच। इस इक्वेशंस को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इवन cos डेल्टा, ठीक है ना। और फाइनली देखिए यहाँ पे ओमेगा n इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट k बाई m, वो भी वैल्यू हम चल करके बाद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए उसी सॉल्यूशन को डेराइव किए हैं आगे, ठीक है ना, इसके लिए पोस्ट वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, पोस्ट वाइब्रेशन के लिए इसको डेराइव करने की कोशिश की है, ठीक है ना। सिमिलरली हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेशियो निकाले हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है ना, ये क्या है आपका, और यही जो है यहाँ पर हम निकाले हैं, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम है इसके, ठीक है ना, ठीक है, और इसका ये जो है रिस्पॉन्स है। ठीक है, so that we can with the help of all this we can find the solution and all those things। उसी तरह से हम जो है यहाँ पर एक ग्राफ से जो है ये m और k के डिफरेंट वैल्यू को रख करके यहाँ पर क्रॉस चेक किए हैं। ठीक है, ये क्रॉस चेक किए हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल डैम्पिंग जो हम आपको फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में बताए थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, कोई अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, उसी एक्सप्रेशन से डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट तरीके से आप ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ निकाल करके हमने दिखाया है। एंड अगेन दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस, ये सारी चीजें हमने बताया था, इसी का ये ग्राफिकल एनालिसिस है। ठीक है, और ये सारे इक्वेशंस हैं, cos डेल्टा sin डेल्टा, चूंकि tan डेल्टा हम निकाल लेते थे, फेज एंगल, और फेज एंगल पे डिफरेंट कंडीशंस पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यू हम रखे हैं 0, π/2, पाई, 2π/3, 4π/3, इस तरह से ये सब वैल्यू रख करके आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एक्साइटेशन ड्यू टू रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो शाफ्ट के ऊपर जो डिस्क होता है या इवन आपकी गाड़ी का जो व्हील है, ठीक है ना, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते जो वाइब्रेशन होता है उसको कल हम लोग पढ़ेंगे इसी टाइम पर, इसी उत्साह और ऊर्जा के साथ। तो आज यहीं तक रुकेंगे बेटा, एंड आई होप कि जो है आप ये समझे होंगे, और हम लोग इसी तरह से कल और डे आफ्टर टुमारो, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 1 से 2 क्लास में इस थर्ड यूनिट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस ऑल वीडियो।